गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमने स्टार्ट करना है आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट या फिर इस टेक्स्ट को स्टार्ट करना है आज हमने। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, देखिए आपका टॉपिक है नेक्स्ट जो 1.5 दैट इज लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, दैट इज इनकम टैक्स कैसे लगाया जाता है, किस चीज के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, लॉन्ग आपको थ्योरी में लेके जाने से पहले एक आपको ब्रीफ प्रैक्टिकल ओवरव्यू देते हैं इस चैप्टर का। देखिए, जब हम देखिए इनकम टैक्स नाम से है कि टैक्स किसके ऊपर लगेगा, इनकम से। लेकिन अब इसमें टैक्स कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, इसमें जो काम है हमारे लिए वो है इनकम कैलकुलेट करना। दैट इज किस केस में एसएससी की कितनी इनकम बनती है वो इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे, आप एक दिन में आपका जो है टैक्स की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेन हमारा जो इसमें काम है इनकम कैलकुलेट करना, दैट इज जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आज जब हम किसी भी एसएससी का कंप्यूटेशन बनाते हैं, ठीक है, सपोज इसमें मैं अभी और भी कुछ चीजें पढ़नी है लाइक रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह, लेकिन अभी मैं आपको सिंपली एक कंप्यूटेशन चार्ट बना के दिखा रहा हूँ एक नॉर्मल एसएससी का कैसे बनाया जाएगा। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकम कैलकुलेट की जाएगी। जो इसमें इनकम कैलकुलेट की जाती है उसे 5 मेजर हेड्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है। उसे 5 मेजर हेड में क्लासीफाई कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में दैट इज जो भी सैलरी की इनकम है, इवन जो भी पेंशन की इनकम है वो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इनकम दैट इज सैलरी हमें कब मिलती है, जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है। तो अगर एक व्यक्ति को उसके उस एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कोई भी पैसे मिलते हैं, या उस एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेट होने के बाद कोई भी पैसे मिलते हैं, या किसी नई एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे मिलते हैं, तो वो सारे कहाँ पे क्लासिफाई हो जाएंगे, वो सारे क्लासिफाई हो जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है जी, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्लासिफाई किया जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है, दैट इज आपकी जो भी रेंटल इनकम है। ठीक है, इसका सिर्फ नाम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ घर की इनकम इसमें कवर होगी। इवन आप अगर कोई कमर्शियल प्लेस लाइक कोई शॉप ऑफिस कुछ भी रेंट पे देते हो, तो उसकी इनकम भी इसी हेड के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। उसकी इनकम भी इसी हेड के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। दैट इज आपको किसी भी तरह की कोई भी रेंटल इनकम है दैट इज जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबका फेवरेट प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीजीबीपी। ठीक है, मतलब सिर्फ हम नहीं, सभी प्रोफेशनल जिसे रिफर करते हैं एज पीजीबीपी। ठीक है, फोर्थ आपका हेड आ जाता है दैट इज कैपिटल गेन्स। दैट इज अगर आप किसी एसेट को, दैट इज किसी एसेट को 2-3 साल रख के बेचते हो, दैट इज जो आपका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस नहीं था। ठीक है, तो उस केस में मुझे बोल देते हैं कैपिटल गेन। लाइक सपोज एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचता है जिसपे बड़े सालों से रह रहा था। ठीक है, तो उस केस में वो कहाँ पे क्लासिफाई की जाएगी, वो की जाएगी कैपिटल गेन में। ठीक है, आपके जो लोग इसमें एक आपकी आ जाएगी जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग आएगी बिजनेस या प्रोफेशन में। ठीक है, लेकिन जो लोग कैपिटल गेन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और हमारी फिफ्थ क्लासिफिकेशन आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट इज कुछ ऐसी कुछ कोई भी हेड जो ऊपर क्लासिफाई नहीं हो रहा, कोई भी इनकम जो ऊपर नहीं आई, वो यहाँ पे आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन ये इतना रिज्यूडरी जो है आपका प्रोविजन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक इनकम्स को टैक्स किया गया है जो ऊपर 5 हेड्स में क्लासिफाई नहीं हो रही थी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ लाइक गिफ्ट की इनकम। ठीक है, तो अगर आपको किसी व्यक्ति से गिफ्ट मिल रहा है तो वो यहाँ पे क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इस इनकम के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम मीनिंग दैट इज जब किसी एक व्यक्ति की इनकम किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम में जोड़ दी जाती है। ठीक है, लाइक माइनर्स की इनकम उनके पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दी जाती है। ठीक है, सो क्लबिंग ऑफ इनकम की जाती है। अगर कोई माइनर की इनकम है, अगर कोई सपोज एक वाइफ की इनकम है, दैट इज एक व्यक्ति अपनी इनकम को जानबूझकर डाइवर्ट करके अपनी वाइफ के अकाउंट में डलवा रहा है टैक्स करने के लिए,
तो क्या किया जाता है, उसकी यहाँ पे क्लबिंग कर दी जाती है। ठीक है, ऐसी और भी प्रोविजन है जो हम इस सेक्शन में रीड करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेट ऑफ लॉसेस। दैट इज, अगर आपका कोई भी लॉस है बिजनेस में, तो उसे, दैट इज आपका जो पिछली रिटर्न्स में कोई भी लॉस है या करंट रिटर्न में कोई भी लॉस है, तो उसे यहाँ पे प्लस या माइनस किया जाता है। ठीक है, फिर जब आप ये सब एडजस्टमेंट कर देते हो तो आपकी कैलकुलेट हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कैलकुलेट हो जाती है? ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे बोलते हैं हम जीटीआई। ठीक है, जिसे बोलते हैं जीटीआई। ये एक्रोनियम भी आपको यूज रखने हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली भी काम करोगे, प्रोफेशनल से बात करोगे या क्लाइंट से बात करोगे, इवन वो भी क्या टर्म यूज करते हैं? जीटीआई। ठीक है, फिर इसमें से हमें कुछ मिलती हैं डिडक्शंस। दैट इज, जो आप देखते हो आपके पेरेंट्स अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम करते होंगे, एलआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, आपकी ट्यूशन फीस जो जाती है स्कूल की या कॉलेज की। ठीक है, तो वो सारी डिडक्शंस क्या की जाती हैं? वो सारी डिडक्शंस यहाँ पे लेस की जाती है, डोनेशंस होती हैं उसमें। ठीक है, और जब आप लेस कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेट हो जाती है टोटल इनकम। दैट इज, ये टोटल इनकम वो होती है जिसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, इस टोटल इनकम के ऊपर यहाँ पे आप एरो ड्रॉ कर लेना, इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा एक सरचार्ज भी लगता है कुछ केसेस में, ये भी हम देखेंगे किस केसेस में लगता है। और एक थर्ड लगता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, और ये आपका कैलकुलेट हो जाता है, दैट इज जो आपने गवर्नमेंट को अल्टीमेटली डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, फिर इसमें आप एक टॉपिक करोगे, दैट इज, अब ये टैक्स मैंने गवर्नमेंट को देना है, लेकिन गवर्नमेंट प्रैक्टिकली हम रीड करेंगे 1 साल वेट नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे एडवांस टैक्स की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्ट करती रहती है, क्योंकि उसको भी तो अपना रेवेन्यू चलाना है। साल बाद आप पैसे दोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, फिर वो आपसे टीडीएस की फॉर्म में कुछ पैसे इकट्ठे करती है, फिर वो आपसे टीसीएस की फॉर्म में पैसे इकट्ठे करती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? माइनस। दैट इज, गवर्नमेंट बोलती है आप ये पैसे पहले ही दे चुके हो, और हमारा कैलकुलेट हो जाता है नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल। ठीक है, इसमें एक चीज बता देता हूं, जो आपका ये है, ये हमेशा मल्टीपल, ये हमेशा इन मल्टीपल ऑफ 10 इसको राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, चलो वो अभी बाद में रीड करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका एक स्टैंडर्ड जो कंप्यूटेशन बनेगा किसी भी एसएससी का, उसमें ऐसे बनेगा। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या चीज एसएससी की इनकम है। इवन इनकम की भी डेफिनेशन दी गई है। जब हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो हर वर्ड का मीनिंग होता है, हर वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है, तो इनकम की भी डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले तो जो भी किसी व्यक्ति को रिसीट आ रही है, ठीक है, या फिर जो भी उसकी, जो आपसे वो डिस्कस करेगा उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि सबसे पहले तो क्या उस व्यक्ति की इनकम है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे? क्या उस व्यक्ति की इनकम है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि उस व्यक्ति की इनकम है, तो आप उसे क्या करोगे? आप उसे इस 5 हेड्स में क्लासीफाई कर दोगे। आप उसे इस 5 हेड्स में क्लासीफाई कर दोगे। ठीक है, दैट इज, जिस हेड में इनकम आएगी आप ये ढूंढोगे। अगर उसके बाद आप देखोगे कि क्या कोई क्लबिंग ऑफ इनकम तो नहीं होनी है। ठीक है, दैट इज, किसी और व्यक्ति की इनकम को हमारी रिटर्न में तो नहीं जोड़ा जाना, या हमारी इनकम को किसी और व्यक्ति के रिटर्न में तो नहीं जोड़ा जाना। ठीक है, फिर आप करोगे सेट ऑफ लॉसेस। दैट इज, आपके कोई करंट ईयर के लॉसेस या प्रीवियस ईयर के लॉसेस है, तो आप उनको यहाँ पे एडजस्ट करोगे। उसके बाद आपकी कैलकुलेट हो जाएगी जीटीआई। ठीक है, फिर जीटीआई में से आप क्या क्लेम करोगे? आप क्लेम करोगे डिडक्शन, और लास्ट में आपकी बचेगी टोटल इनकम, जिसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसमें देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट में हमें मिलती हैं, हमें इसमें एक चीज और डिस्कस करके चलते हैं। एक हमें मिलती हैं एग्जम्पशंस, दैट इज जो इनकम ही एग्जम्प्ट है, और एक होती है डिडक्शंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस रीड करते हैं। ये भी दो तरह की हैं, एक हेड वाइज है। जब हेड वाइज होंगी तो वो उस पर्टिकुलर हेड में होंगी, दैट इज उस पर्टिकुलर हेड के अंदर एडजस्ट की जाती है। ठीक है, इन जनरल जो एग्जम्पशन है वो सेक्शन 10 में दी गई हैं, और जो डिडक्शंस हैं वो सेक्शन 87
C280U चलती हैं, ठीक है। ये उनके जनरल एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस के सेक्शंस हैं। इसके अलावा जब आप सैलरी के हेड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अपनी कुछ एग्जम्पशंस है, अपनी कुछ डिडक्शंस है। जब आप हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अपनी कुछ एग्जम्पशंस है, अपनी कुछ डिडक्शंस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक भी है, ये आपकी जनरल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर, एग्जम्पशन और डिडक्शन में? एग्जम्पशन का देखो मतलब है कि आप जो भी इनकम है वो इनकम ही एग्जम्प्ट है। अगर आपकी इनकम ही एग्जम्प्ट है तो क्या होगा, वो आपके इस कंप्यूटेशन ऑफ चार्ट में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम ये समेशन कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है तो उसे कहीं पे ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी डिडक्शन है उस केस में, अगर आपकी डिडक्शन है तो उसे ऐसे अलग से माइनस किया जाता है, दैट इज उस केस में आपकी इनकम को भी दिखाया जाएगा प्लस उसके अगेंस्ट मिलने वाली डिडक्शन को कंप्यूटेशन में शो करके डिस्क्लोज करके माइनस किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दोबारा बताऊं, अगर आपकी एग्जम्पशन है तो उसे आपके कंप्यूटेशन में शो ही नहीं किया जाएगा, दैट इज उसे आपके इस कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है, अलग बात है, लेकिन उसे आपकी इस जो अभी हमने कैलकुलेशन की है इसमें कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी डिडक्शन है तो उसे इस कंप्यूटेशन में स्पेसिफिकली माइनस किया जाएगा, लाइक मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे की है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं 80C to 80U, ठीक है। धीरे धीरे हम इसमें, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको सेक्शंस के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी चीज है कि लॉ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हमें उस चीज का बेनिफिट ही होगा, ठीक है। ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हो गया। अब इसको थ्योरेटिकल रीड कर लेते हैं, क्या लिखा गया है बुक में। देखिए, लेवी ऑफ इनकम टैक्स, तो फर्स्ट इज इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम, दैट इज जिसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोल देते हैं, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बताया था, दैट इज इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद असेसमेंट की जाती है। तो सपोज अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर 2019-20, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हो गया, तो वो 31 मार्च को खत्म हुआ, तो उसकी असेसमेंट कब की जाएगी, उसकी असेसमेंट की जाएगी अगले साल में। जब उसकी असेसमेंट अगले साल में की जाएगी तो अगला साल क्या बन गया, असेसमेंट ईयर 20-21, ठीक है। इसको लिखने के लिए लिख सकते हो इज इक्वल टू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर 19-20 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं, तो उसकी इनकम कब असेस की जाएगी, नेक्स्ट ईयर में। तो जब नेक्स्ट ईयर में उसकी असेसमेंट इनकम असेस की जाएगी तो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर बन जाएगा असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। चाहे मैं टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर बोल लूं, इसी इनकम का टैक्स तो देना है मैंने इस साल में, ठीक है। आगे देखिए, ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। नेक्स्ट देखिए किस किस की इनकम पे लगाया जाएगा, तो ये एक इनकम टैक्स में आगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन दी गई है पर्सन की, तो इनकम टैक्स जो है वो लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा था टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, तो वो पर्सन का मीनिंग बता रहा है। तो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है। ये हम रीड करेंगे। अब ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत वाइड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इंक्लूड्स, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इंक्लूड्स। So the person includes an individual, HUF, company, firm, AOP, BOI, firm, etc. ठीक है। अब टोटल इनकम एंड टैक्सेबल पेबल का मीनिंग आ गया। इनकम टैक्स इज levied on the assess's total income. Such total income has to be computed as per the provisions contained in Income Tax Act. Let us go step by step to understand the procedure for computation of total income of an individual for the purpose of levy of income tax. देखो, स्टेप 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, जैसे हम कंपनी एक्ट में करते थे, वहां पे लिखा होता था दैट इज फॉर ओपीसी द पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, फिर उस रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब बताया होता था। तो वैसे ही इनकम टैक्स में जो है एसएससी की इनकम को उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चेक किया जाता है, दैट इज कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। देखो, the residential status of a person has to be determined to ascertain which income is to be included in computing the total income. The residential status as per the Income Tax Act can be classified as under, कैसा कैसा हो सकता है, देखो, residential status under Income Tax Act, first is resident, second is deemed resident, that is जब वो व्यक्ति रेजिडेंट नहीं होगा लेकिन ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट है, ठीक है, डीम्ड रेजिडेंट।
एंड थर्ड इज नॉन रेजिडेंट। अब आगे रेजिडेंट की भी कैटेगरीज हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो आपकी अदर एंटिटीज होती हैं, कंपनी, फर्म, उस केस में इधर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बस, ठीक है। तो देखिए रेजिडेंट में आगे दो कैटेगरीज है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसमें वर्ड्स को कैप्चर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे एक एक पूरे चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, ठीक है। आगे देखो, इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल द ड्यूरेशन फॉर विच ही इज प्रेजेंट इन इंडिया डिटरमिन्स हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। Based on the time spent by him, he may be a resident and ordinary resident and resident but not ordinary resident or non-resident, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के केस में बता रहा है। एचयूएफ का भी सेम रहता है। एचयूएफ में हम क्या करते हैं, हम कर्ता का स्टेटस देख लेते हैं। The residential status of a person determines the liability of the income. For example, income earned and received outside India will not be taxable in the hands of a non-resident, but will be taxable in the hands of resident and ordinarily resident, ठीक है। मैंने इसलिए बोला था कि रेजिडेंशियल स्टेटस की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये चेक करने के लिए कि आपने जो इनकम कैप्चर की है क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड रेजिडेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 2। डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स, जो हम करके आए हैं कि आपकी जो भी इनकम होगी उसको पहले 5 हेड्स में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। देखो, a person may earn income from different sources. For example, a salaried person earns income by way of salary. He also gets income from bank savings accounts, FD. Apart from this, if he can invest in shares, he would be getting dividend. And when he sells these shares, he may earn profit on such share. If he owns a residential property which he has let out, he would earn rental income. तो ये बता रहा है कि एक इंडिविजुअल की क्या क्या इनकम्स हो सकती हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसकी ये इनकम है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उसे 5 हेड्स में क्लासिफाई करना है। तो ये देखिए आपका चार्ट बना हुआ है। हेड्स ऑफ इनकम में सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड आईओएस, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, देयर इज अ चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 4, अंडर ईच हेड ऑफ इनकम, तो उनके पर्टिकुलर है, ठीक है, विच डिफाइंस द स्कोप ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर दैट हेड, दैट इज उस हर जो हेड ऑफ इनकम है उसका अपना अपना एक चार्जिंग सेक्शन है जो ये डिफाइन करता है कि इस हेड के अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। These heads of income exhaust all possible types of income that can accrue to or be received by the taxpayer. Accordingly, income earned is classified as follows, ठीक है। तो ये 5 heads की उन्होंने दे दी एक एग्जांपल्स के साथ। The taxpayer has to classify the income earned under the relevant head of income. नेक्स्ट, स्टेप 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। अब आप क्या करोगे, हर हेड की अपनी अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट, इनकम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस गवर्निंग अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। फिर उसमें से आपको कुछ एग्जम्पशंस दी हो सकती हैं। देखिए, देयर आर सर्टेन इनकम्स व्हिच आर होली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स लाइक एग्रीकल्चर इनकम। दीज इनकम्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जो मैंने आपको कहा था कि जो एग्जम्प्ट इनकम होती है वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनती है। Also, some incomes are partially exempt from income tax, like house rent allowance, education allowance. These incomes are excluded only to the extent of the limits specified in this act, जो हमें याद रखनी पड़ेगी। The balance income over and above the prescribed exemption limits would enter computation of total income and have to be classified under the relevant head of income. For details, refer to chapter 3, incomes which do not form part of total income. हम आगे chapter 3 में करेंगे। फिर आपकी आती हैं डिडक्शंस। देयर आर डिडक्शंस एंड अलाउंसेस प्रेस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। ये आपके स्पेसिफिक वाला बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर अलाउड एज डिडक्शन। सिमिलरली, डिडक्शंस एंड अलाउंसेस आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम। These deductions etc. have to be considered before arriving at the net income chargeable under each head. For details refer to chapter 7। ये भी सिर्फ आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रही है। नेक्स्ट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, वो भी मैंने आपको बताया था, जब एक इंडिविजुअल की इनकम में किसी दूसरे इंडिविजुअल की इनकम को जोड़ दिया जाता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन ए स्लैब सिस्टम ऑन द टोटल इनकम। द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव, दैट इज जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है। एज द इनकम इंक्रीजेज, द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज। Some taxpayers in the higher income bracket have a tendency to divert some portion of their income to their spouse, minor child, etc. to minimize their burden. अब देखो, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, रेट्स एक बार डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। देखो,
अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपको उस ब्रैकेट के ऊपर 5% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चलेगी और 10 लाख के बीच में है, तो जितनी इनकम 5 लाख और 10 लाख के बीच में है उसका 20% टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख क्रॉस कर चुकी है, तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है आपको उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। तो सपोज मैं क्या करता हूं, मैं अभी प्रेजेंटली सपोज मैं 15 लाख अर्न करता हूं, तो मुझे क्या होता है, मुझे सबसे ऊपर जो 5 लाख है उसके ऊपर 30% देना पड़ता है। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं अपने किसी रिलेटिव के नाम पे वो इनकम ट्रांसफर कर दूं। अब इससे क्या होगा, वो तो रिटर्न भरता नहीं है, तो उसको क्या होगा, उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने ऐसी प्लानिंग कर ली, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट को ये पता लगा, दैट इज वैसे तो हमारी जिम्मेदारी है बताने की, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट को ये पता लगा कि मैंने अपनी कोई इनकम किसी दूसरे व्यक्ति को डाइवर्ट की है, और क्यों की है, ताकि मैं इनकम टैक्स बचा सकूं, तो उस केस में क्या होगा, उस इनकम को मेरी इनकम में वापिस ऐड ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस, क्लबिंग प्रोविजंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट, अंडर व्हिच इनकम अराइजिंग टू सर्टेन पर्सन, टू लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड, have to be included in the income of the person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability. For detailed discussion, refer to chapter 5, income of other persons included in assesses total income. Next is set off or carry forward and set off or carry forward and set off clauses. ठीक है, an assessee may have different sources of income under the same head of income. He may have profit from one source and loss from the other. For instance, an assessee may have profit from his textile business and loss from his printing business. The loss can be set off against the printing profits of textile business to arrive at the net income chargeable under the head PGBP. ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दैट इज जब एक ही हेड के अंदर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो और एक सोर्स में प्रॉफिट हो और दूसरे सोर्स में लॉस हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस एक हेड के अंदर ही आने वाले इनकम को सेट ऑफ कर देते हो, जिसे बोलते हैं इंट्रा हेड सेट। ठीक है, फिर सेकंड आपका आता है इंटर हेड, दैट इज जब हेड्स के बीच में की जाती है। लाइक अगर आपको सैलरी आ रही है और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, दैट इज वो हम कैलकुलेट करेंगे कि इवन हाउस प्रॉपर्टी में लॉस भी आ जाता है कुछ केस में। ठीक है, तो आप जो सैलरी से आने वाली इनकम है उसको हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपकी आई थिंक इसमें एग्जांपल भी वही दी होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपका सेटअप हो जाता है, वो भी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिर आप कैलकुलेट कर लेते हो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जो मैंने आपको यहाँ पे ये मास्टर कंप्यूटेशन बनवाया है। ठीक है, तो इस केस में आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, आपकी कैलकुलेट हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आप क्या कैलकुलेट करोगे, उसमें से आप कैलकुलेट करोगे डिडक्शंस। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल दी गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड अदर डिडक्शंस। तो ये सारे डिडक्शंस हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो सारे डिडक्शंस आप कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगी, टोटल इनकम। जब आप अपनी डिडक्शंस क्लेम कर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, टोटल इनकम। ठीक है, अब उस टोटल इनकम में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दोबारा से चार्ट आ गया। सबसे पहले आप रेजिडेंशियल सेक्टर देखोगे, इनकम को 5 हेड में क्लासिफाई करोगे, उस सभी को हेड वाइज एग्जम्पशंस डिडक्शंस कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद क्लबिंग लगाओगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करोगे और आपकी जीटीआई बन जाएगी। जीटीआई में से कैलकुलेट की डिडक्शंस तो हमारी बन गई टोटल इनकम। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर क्या करोगे, इनकम टैक्स के रेट्स अप्लाई करोगे और टैक्स कैलकुलेट करोगे। एंड फाइनली आप उसके ऊपर सरचार्ज अप्लाई करोगे स्टेप नंबर 10 में, या रिबेट प्रोवाइड करोगे सेक्शन 11 में, स्टेप 11 में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे। स्टेप 12 में अगर आपने कोई एडवांस टैक्स दे रखा है, कोई टीडीएस दे रखा है, कोई टीसीएस दे रखा है, तो वो माइनस कर दोगे। एंड इन दी लास्ट स्टेप आपके पास टैक्स पेबल कैलकुलेट हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब आपके पास टैक्स कैलकुलेट हो गया तो आप क्या करोगे, टैक्स डिपॉजिट कर दोगे और इनकम टैक्स को अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे। ये देखिए जो आपका स्टेप 2 लिखा है, रिटर्न ऑफ इनकम, जो हमारी हर साल जाती है। ठीक है, डेट्स के एक्सटेंशन का वो सुनते हो अपने, उसमें जो रिटर्न जानी है, आईटीआर जानी है, तो वो आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप एक बार थ्योरी रीड कर लेना, मेन आप इस चीज को माइंड में रखना, तो आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वर्ड्स में अगर कोई आपको स्लो लगता है तो आप उसको अभी के लिए सिर्फ रीड करके छोड़ देना। जब हम आगे वाले चैप्टर करेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, थैंक यू।